नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो बुलंदशहर से आ रही है। रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा तो हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। टीएचडीसी में मजदूरी के लिए जा रहे थे तीनों शख्स, तो हादसे के बाद बस चालक भी बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई तो अरनिया थाना क्षेत्र में NH 91 पर इसनपुर के पास यह सड़क हादसा हुआ है। तो 3 युवकों को बस सवार ने रौंद दिया। तो रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा तो हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। टीएचडीसी में मजदूरी के लिए ये तीनों युवक जा रहे थे जिस दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के बाद बस चालक भी बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है। तो पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई है और लगातार जांच भी जारी है। तो अरनिया थाना क्षेत्र में NH 91 पर इसनपुर के पास ये सड़क हादसा हुआ है। तो वहीं डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी का दिल्ली दौरा है। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज जाएंगे दिल्ली। तो आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। शाम 5:30 बजे सोनिया गांधी से उनकी ये मुलाकात होने वाली है। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज जाएंगे दिल्ली। तो आज सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो शाम 5:30 बजे की ये मुलाकात रखी गई है। तो वही बुलंदशहर से खबर थी जहां पर रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया था। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में भी कोहराम मच गया है। टीएचडीसी में मजदूरी के लिए ये तीनों युवक जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हो गया। तो हादसे के बाद भी बस चालक भी बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है। तो पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई है। जांच लगातार जारी है। तो वहीं अरनिया थाना क्षेत्र में NH 91 पर इसनपुर के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बुलंदशहर से काफी बड़ी ये खबर है जहां पर एक रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। मामला बुलंदशहर के NH 91 अरनिया थाना क्षेत्र इलाके का है जहां मजदूर काम के लिए जाते उसी दौरान रोडवेज बस ने टक्कर मार दी जिसमें तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है बस चालक जो बस छोड़कर फरार हो गया है, बस हिरासत में ले ली गई, कार्रवाई की जा रही है। तो वरुण, जिस बस को हिरासत में लिया गया है क्या उससे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है? उसके नंबर प्लेट से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहां से ये बस आ रही थी? कोई कांटेक्ट नहीं किया गया कि कौन सा वो बस चालक था जो इस बस में सवार था? जी बिल्कुल, जो बस ड्राइवर है उसको चिन्हित कर लिया गया है क्योंकि ये सरकारी रोडवेज बस है। ये अलीगढ़ से बुलंदशहर की तरफ आ रही थी और उसी दौरान बस सवार ने टक्कर मारी जिससे 3 लोगों की मौत हुई है। अब पुलिस ने बस चालक को चिन्हित कर लिया है क्योंकि सरकारी बस पर तो पूरा आंकड़ा रहता है, बस कंडक्टर ड्राइवर है। और पुलिस अब बस चालक के खिलाफ अरनिया थाने में मुकदमा दर्ज कर रही है और पुलिस पूरे मामले की अभी जांच में जुटी है। तो वरुण, जब बस चालक के बारे में पता चला तो कैसे ये टक्कर हुई, उसने कुछ बताया है? क्योंकि बस के टक्कर के पीछे क्या कुछ उसने कारण बताया? क्या नशे में वो धुत था जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया? नहीं, बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के अरनिया में NH 91 पर ये तेज हादसा इसलिए हुआ कि तेज रफ्तार बस आ रही थी और उसी दौरान ये जो बाइक सवार थे ये साइड में तेजी से चल रहे थे और बस को पास कर रहे थे। उसी दौरान बस चालक ने टक्कर मार दी जिससे इनकी मौत हो गई है। बस चालक फरार है, केवल बस चालक को चिन्हित किया गया है क्योंकि सरकारी बस है जिसने टक्कर मारी है।
तो वरुण, जो 3 लोग मरे हैं वो एक ही परिवार के लोग थे या अलग अलग या आस पड़ोस वाले थे, और परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है उनके? जी बिल्कुल, अभी तक ये पता लगा पाए हैं कि ये तीनों अलग अलग परिवार से रहने वाले हैं। तीनों यहाँ मजदूरी करते थे और तीनों ये बाहर के रहने वाले हैं। अभी परिवार के लोग यहाँ नहीं आए, केवल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी वरुण, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है तेज रफ्तार की कहर की वजह से कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, कई परिवार वाले अपनों को खो देते हैं। तो प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। वहीं तेज रफ्तार पर कोई कानून नहीं बना हुआ है कि किस तरह से, क्योंकि रोज ही ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और प्रशासन इस पर क्या कुछ जवाबदेही दे रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो रोड पर ज्यादा रश है, क्योंकि रोड पर ज्यादा लोग निकल रहे हैं। और ये जो रोडवेज बस है, बताया जा रहा है ये अलीगढ़ की तरफ से आ रही थी और तेज रफ्तार थी और बाइक सवार जब उससे पास कर रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो रोडवेज का अलग विभाग है उसको सूचना दी गई है कि रोडवेज कर्मचारी जो बस चालक हैं वो बस को जो एक लिमिट होती है उसके दायरे में बस को चलाएं। वो जल्दबाजी के चक्कर में, जो रोडवेज चालक होते हैं, जल्दी पहुंचने के चक्कर में, ज्यादा सवारी भरने के चक्कर में, इस के चलते तेज बस चलाते हैं, जैसा हादसा हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज दिल्ली जाने वाले हैं। आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। शाम 5:30 बजे सोनिया गांधी से उनकी ये मुलाकात होने वाली है। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। शाम 5:30 बजे की ये मीटिंग रखी गई है। तो आज दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो उसके बाद जो है सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो शाम 5:30 बजे ये मीटिंग रखी गई है जहां पर सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव मीटिंग करने वाले हैं। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा, सोनिया गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। तो 5:30 बजे की ये मीटिंग फिक्स की गई है। तो शाम 5:30 बजे सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं तेजस्वी यादव। मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया है। आगे की रणनीतियों पर भी बात की जाएगी। तो आज सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आगे की रणनीतियों पर भी बात हो सकती है। तो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। 5:30 बजे की ये मीटिंग रखी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, तेजस्वी यादव आज सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। देखिए, बताते चलो कि कल देर शाम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए गए और पहले ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव यानी अपने पिता से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। क्योंकि सीटों के बंटवारे की बात है तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में जो 4 सीटें गई हैं, 4 सीटें जाएंगी, उनमें किन किन को मंत्री पद देना है, इस बात को लेकर कांग्रेस के साथ चर्चा करेंगे और यही वजह है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव जी। तो रजनी, क्या कहा जाए, सोनिया गांधी से सिर्फ मुलाकात मंत्रियों को लेकर ही होने वाली है या पोर्टफोलियो पर भी बात होगी आज? देखिए, पोर्टफोलियो पे भी बात होगी और बताते चलो कि चूंकि बिहार में जो जिस तरह की परिदृश्य बने हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है और उस सरकार में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। और क्या कुछ परिपाटी अब बिहार में नई परिपाटी होगी, किस तरह से 2024 के लिए तैयारी करनी है, या फिर अभी जो सरकार का गठन होना है उसमें जो नई सरकार बनी है, नए जेडीयू शामिल हुई है, उसके बाद भी जो सरकार का फॉर्म करना है उसमें किस तरह के पोर्टफोलियो होंगे, कांग्रेस को
कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, इन तमाम बातों पर मंत्रणा की जाएगी। तो रजनी, कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस के जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पीकर बनाया जाएगा, विधानसभा का स्पीकर जो तय किया जाएगा वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, लेकिन पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आरजेडी की तरफ से स्पीकर बनाया जाएगा। तो क्या स्पीकर को लेकर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी या फिर स्पीकर का जो पोस्ट है वो कांग्रेस को दिया जाएगा। ये तमाम बातें होंगी। सोनिया गांधी से तेजस्वी की मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद बिहार में कांग्रेस को कितना स्पेस मिलता है, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होंगे और इसके बाद तय किया जाएगा कि बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जा रही हैं। कांग्रेस, जेडीयू और बीजेडी तीनों मिलकर सरकार बना रहे हैं। चूंकि लेफ्ट ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि लेफ्ट सरकार में नहीं रहेगी, वो सरकार को बाहर से सपोर्ट करेगी। तो ये जो 3 दल हैं, इनमें 3 दलों में जो बंटवारे होने हैं, उन बंटवारों के लिए आश्वस्त करेंगे सोनिया गांधी को और उनसे मंत्रणा करेंगे कि उनकी पार्टी को कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, उन्हें बताएंगे। तो उनके मंत्रणा करने के बाद सरकार गठन में किस तरह कांग्रेस अपने आप को शामिल करती है, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर उनकी बातें होंगी। रजनी, तो तेजस्वी यादव ही इस मुलाकात में शामिल होने वाले, इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं या और भी लोग उनके साथ शामिल होंगे? नहीं, देखिए, कल देर शाम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए गए और ये माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो अपने पिता का आशीर्वाद लेने गए हैं। तो तेजस्वी यादव पहले लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात होने वाली है तेजस्वी यादव की। अब देखना ये है कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद तेजस्वी यादव केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, क्योंकि बताते चलो कि अब एक तरह से पूरी तरह से सरकार, जो विपक्ष जो है एनडीए के खिलाफ अब एकजुट होने लगा है, गोलबंद होने लगा है। तो ये गोलबंद की तैयारी बिहार से शुरू हो गई है जी। तो तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार नहीं गए, क्योंकि तेजस्वी यादव, क्योंकि अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि मंत्रियों को लेकर भी बातचीत हो सकती है, तो नीतीश कुमार का रहना भी इसमें जरूरी है। तो क्या कहा जाए, स्टीयरिंग देने के बाद कंट्रोल क्या तेजस्वी यादव के ही हाथ में आने वाला है? बिल्कुल नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव की ये अपनी उनकी, मैंने बताया कि वो अपने पिता का आशीर्वाद लेने गए, तो ये उनकी अपनी यात्रा है। ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है या फिर ये कोई महागठबंधन की यात्रा नहीं है कि नीतीश कुमार का भी शामिल होना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जीतने के बाद तेजस्वी यादव मुलाकात, जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए तो दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, ये जो सीटों का बंटवारा होता है इसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन की शुरुआत हुई थी, बिहार के जो प्रभारी हैं वो भक्त चरण दास, वो पटना आ गए थे। तो यहाँ पे वो, अगर सीटों के बंटवारे की बात की जाए तो कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है वो अपने आला कमान से बात करके और यहाँ पे सीटों की का तालमेल बैठ सकता है, लेकिन ये एक औपचारिक मुलाकात माना जाए, ना कि कोई पार्टी की मुलाकात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, डग्गा मार वाहनों पर लगातार शिकंजा जारी है। तो 8 डग्गा मार बसों को सीज कर दिया गया है। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट पर ये बसें चल रही थी, जिन्हें सीज किया गया है। चिन्हट थाना क्षेत्र की कामता चौकी का ये मामला है। तो 8 डग्गा मार बसों को सीज किया जा चुका है। तो डग्गा मार वाहनों पर लगातार शिकंजा जारी है। तो प्रशासन की ओर से इन वाहनों को सीज किया जा रहा है। तो लगातार प्रशासन की ओर से वाहनों पर शिकंजा कसना जारी है। तो 8 डग्गा मार बसों को सीज भी कर लिया गया है। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट पर ये बसें चल रही थी, जिन्हें सीज किया गया है। तो चिन्हट थाना क्षेत्र की कामता चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो 8 डग्गा मार बसों को सीज किया गया है। डग्गा मार वाहनों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। तो 8 डग्गा मार बसों को सीज किया गया है। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट पर ये बसें चल रही थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सिद्धार्थ, लखनऊ में शिकंजा डग्गा मार वाहनों पर। देखिए, वक्त आपको बता दें, लखनऊ में डग्गा मार वाहनों पर शिकंजा कसा गया। 8 डग्गा मार वाहनों को सीज कर दिया गया। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट पर चल रही थी। देखिए, आपको बता दें, सीएम ने जब समीक्षा बैठक की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, किसी भी प्रकार से डग्गा मार वाहन रोड पर नहीं दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित सीओ की होगी और उस आरटीओ की होगी। तो कहीं ना कहीं उसके तहत भी कार्रवाई भी की गई, सीओ भी हटाई गई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर एक बार सख्ती
का असर दिख रहा है और फिर से डग्गा मार वाहनों के खिलाफ अभियान चला गया। तो कहीं ना कहीं सीएम सख्त है, कोई भी हो इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी और लगातार इसकी समीक्षा बैठक की जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल आप कागजों में अब अभियान चलाएं, कागजों में किसी भी प्रकार का अभियान नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी होगी और उसी के तहत आज कार्रवाई की गई जिसमें 8 वाहन सीज कर दिए गए। तो 8 वाहनों को सीज किया गया है, तो क्या कहा जाए, आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी? देखिए बबीता, आपको बता दें सीएम की जिस तरीके से नाराजगी है, आपको चाहे आरटीओ हो चाहे सीओ हो, सबको टास्क फोर्स बनाई गई है और लगातार सीएम इस पूरे मामले पर जो है वो नजर रखते हैं। जब भी समीक्षा बैठक होती है वो हमेशा डग्गा मार वाहन को लेकर और इसको लेकर काफी सख्त है और जो अवैध बस अड्डे हैं, स्टैंड है, उनको लेकर काफी सख्त है। तो कहीं ना कहीं सख्ती का असर दिख रहा है और लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जारी रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर महीने जब समीक्षा बैठक की जाती है परिवहन विभाग द्वारा, तो जिन 8 डग्गा मार बसों को जो सीज किया गया है, उन बस ड्राइवरों का क्या कुछ कहना है इस पर, सिद्धार्थ? देखिए आपको बता दें जब वाहन सीज किए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो ड्राइवर होते हैं मौके से फरार हो जाते हैं। जो ये वाहन सीज किए गए इनमें ये होता है कि आल यूपी परमिट की गाड़ियां होती हैं और इस परमिट जिस शर्त पे दिया जाता है उस शर्त का ये उल्लंघन करते हैं। परमिट अगर रोड का परमिट केवल एक जिले से दूसरे जिले पर चलने के लिए है, वो भी रिजर्व पार्टी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिले दर जिले सवारियां बैठाते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और सख्त आदेश है और इस मामले में कहीं ना कहीं सख्ती का असर दिख रहा है। आने वाले समय में आपको और असर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं, कई वाहन ऐसे होते हैं जिनके फिटनेस नहीं होते और वो रोडों पर फर्राटा भरते रहते हैं, बाद में लोगों को अपनी जान गंवा कर इसके भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से आपको सख्ती दिखेगी। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है और 8 डग्गा मार बसों को सीज कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबर जालौन से है जहां पर अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। तो अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है। तो मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति शिवलिंग को भी खंडित किया गया है। तो मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति और शिवलिंग को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो मंदिर में स्थापित सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। तो सुबह पूजा अर्चना करने गए ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। तो तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही मौके पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालात नियंत्रित करते हुए पुलिस मूर्तियों की मरम्मत कराने में भी जुटा है। तो जालौन के आटा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है अराजक तत्वों के द्वारा। तो मंदिर में तोड़फोड़ की गई। तो मंदिर में नंदी की मूर्ति और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया। तो मंदिर में सैकड़ों साल ये पुरानी मूर्तियां रखी गई थी जिसे क्षतिग्रस्त किया गया है। तो सुबह जब लोग पूजा करने के लिए आए थे तो तब उन्हें जानकारी मिली। तो तोड़फोड़ की सूचना पर मौके पर भी हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच चुके हैं और भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो हालात नियंत्रित हो सके तो उसके लिए पुलिस मूर्तियों की मरम्मत कराने में जुटा है। तो जालौन के आटा थाना क्षेत्र की घटना है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं। तो विष्णु, क्या है पूरी खबर? बबीता जी, देखिए हम आपको बता दें जैसा कि एक सावन का महीना ये चल रहा है। सावन के महीने में किसी अराजक तत्व के द्वारा ये एक ऐसी शरारतें की गई है जिसमें बरसों पुराने शिव मंदिर में शिव की मूर्त और नंदी को तोड़ा गया है। जिसमें जब पुलिस SHO आटा मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ और मंदिर को अपने कब्जे में लिया, वहां की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। और तो विष्णु, जब ये मूर्तियां तोड़ी गई क्या उस समय कोई भी पुजारी वहां पर मौजूद नहीं था? आसपास कोई लोग नहीं थे? देखिए जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ ग्रामीणों का कहना है जब ग्रामीण यहाँ सुबह जब 5 बजे के लगभग पूजा करने आए तो उन्होंने शिव मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किए तो वहाँ पे शिव की मूर्त को तोड़ा हुआ देखा। तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई भी की है और पुलिस के द्वारा ही मंदिर का मूर्तियों का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। जी, तो अभी तक अराजक तत्वों के जो है कोई जानकारी मिल पाई है?
उनको लेकर उसके लिए पुलिस अधीक्षक का कहना यह है कि जिस किसी भी अराजक तत्व के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर पुलिस निरंतर उस व्यक्ति की खोजबीन कर रही है। जल्द ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। जी विष्णु, क्योंकि खबर ये भी है, जिस तरह से जानकारी मिली है, हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ मांग उठाई जा रही है? उनकी जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जिलाध्यक्ष का कहना यह, अगर जल्द उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं होगी तो यहाँ पर हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे और जल्द से जल्द उस अराजक व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग लगातार वो लोग पुलिस से कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है और हिंदू की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सनी लॉज कॉटेज के पास भूस्खलन हो गया, तो जिससे निर्माणाधीन होटल का एक बड़ा पुश्ता सीधे एक मकान के ऊपर आ गिरा। पुश्ता गिरने से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी चपेट में आने से एक बच्ची घायल हो गई है, जबकि बाकी लोगों ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। तो इसी के साथ ही कई मकान पुश्ते की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। तो बताया जा रहा है कि बड़े होटल का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर होटल स्वामी की ओर से निर्माणाधीन होटल के निचले हिस्से में पुश्ता लगाया गया था। पुश्ता देर रात को अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि अन्य मकान पुश्ते की चपेट में आने से बच गए हैं। तो इस हादसे के बाद पीड़ित लोगों ने होटल स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।